11 मौत, 43 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति, पीएम, एचएम, सीएम, पक्ष विपक्ष के तमाम चेहरों ने दुख जताया। किसी भी बड़े हादसे में जो कुछ होता है वही सब कुछ तो हुआ है, और सवाल भी वही रह गया कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक धमाका, उसकी आवाज लगभग 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। भाकरोटा के पास सुबह करीब 5 बजे इलाका दहशत में आ गया। इसे आम शब्दों में तो रोड एक्सीडेंट ही कहा जाएगा, पर सच यह है कि कई लापरवाहियों की वजह से वो हुआ जो नहीं होता। अगर क्या, आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। पहले दो बातें जरूर जान ले। एलपीजी से भरा वो टैंकर उस वक्त चलना ही नहीं चाहिए था। वो कट जो सड़क पर था होना ही नहीं चाहिए था। अब जिम्मेदार खोजने का दिखावा होगा, और वही सब होगा जो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। प्रोफेसर प्रेरणा अरोड़ा जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशियन रोड सेफ्टी एकेडमी की। साथ ही स्थानीय निवासी हैं अभिषेक जैन बिट्टू, जो कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और ईश्वर लाल जाट जी पूर्व में सीएफओ रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। अभिषेक, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। उस एरिया को थोड़ा, जो लोग वहां से नहीं गुजरते हैं या वहां नहीं रहते हैं, उस सड़क को, वहां की ट्रैफिक को थोड़ा सा, जो आप लोग रोज देखते हैं, 2-4 होते हैं, उसको बताइए एक बार। सर, मैं 2-4 रोज से नहीं, करीबन पिछले 2 साल से उस रोड को देख रहा हूँ। बाकायदा महापुरा तक पूरा रोड मेरा छाना हुआ है। मतलब 200 फीट से लेकर अजमेर रोड तक की ये स्थिति है पिछले 2 वर्ष की, कि मैं बयां भी नहीं कर सकता कि कब ट्रैफिक जाम हो जाए। वहाँ पे कोई किसी चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सकता। वहाँ पे इतना भारी ट्रैफिक लगता है, इतना भारी ट्रैफिक लगता है। रात को 9 बजे भी अगर बाई चांस वहाँ से निकलना पड़ जाए तो रात को 11-12 बजे तक घर पहुँचना पड़ रहा है लोगों को। मैं खुद कई बार इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। वो कट वाला जो हिस्सा है, क्या है वो, कैसा है? बागरोटा थाना है। बागरोटा थाने से थोड़ा सा आगे चलेंगे, करीबन 150 मीटर आगे तो वो कट है, जो बागरोटा और महापुरा दोनों के बीच का एक कट है। जो मतलब जहाँ पे ये हादसा हुआ, तो ये जितने भी जो ट्रक आते हैं अजमेर से, जितने भी ट्रक आते हैं जो कोटा की तरफ जाते हैं या टोंक की तरफ जिसको जाना होता है, या जिसको आगरा की तरफ जाना होता है, वो सब रिंग रोड की तरफ घूमते हैं। तो उसी कट से इनको यू टर्न लेना पड़ता है। और पिछले 1.5 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है उस रोड का। और ये जो रिंग रोड थी पिछले 8 साल से बंद पड़ी है, जो मतलब अजमेर रोड से केवल आगरा रोड तक बना दी है। इसका जो अगला फेज है दिल्ली आगरा मतलब अजमेर रोड से जो आगरा रोड तक का जो पेंडिंग है, वो अभी तक बड़े हादसे आम नहीं है, लेकिन हादसे आम है। हादसे तो आम ही है सर, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं होती है, जिस प्रकार से प्रशासन को जागना चाहिए, लेकिन वो घटना देखने के बाद, क्योंकि आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है, अभी 2 दिन पहले ही अजमेर पुलिया के ऊपर 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं। उससे 2 दिन पहले कमला नेहरू नगर के पास 2 ट्रक है, वो जो पत्थर की डिवाइडर लगी हुई उसके अंदर घुस गए। लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन जागने का नाम ही नहीं ले रहा, ट्रैफिक व्यवस्था को कोई नाम ही नहीं ले रहा वहाँ पे। प्रेरणा जी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए मुझे। जब भी कोई हादसा होता है, कैसा भी हादसा हो, अब अगर कोई पुल गिर जाए तो ज़रूर किसी शख्स को ढूंढने की बातें की जाती है कि उसको ढूंढा जाएगा। उस तक कभी पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सड़क हादसों में या तो कभी धुंध कह देते हैं, या कभी ड्राइवर कह देते हैं, या कभी कुछ कह देते हैं। क्या इन हादसों में कोई जिम्मेदार नहीं होगा? देखिए, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली वो इसका पूरा एक रोड ट्रांसपोर्ट का इकोसिस्टम है, और उसमें कई सारे लोग आपस में, या एजेंसीज आप कह सकते हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तो रोड जो डिज़ाइन है, सड़क की डिज़ाइन है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है, क्रिएट करती है, एक्सीडेंट्स को होने में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा है जो व्हीकल अपने आप में जो चल रहा है, वो व्हीकल को व्हीकल इटसेल्फ और व्हीकल को चलाने वाला जो ड्राइवर है, तो ये तीनों का कॉम्पोनेंट है। मतलब सड़क है, मशीन है और एक मानव है। तो ये तीनों का आपस में ये कितने सुरक्षित तरीके से चल रहे हैं, वो निर्भर करता है हादसों को होने में और नहीं होने में। बाय डिजाइन क्या कहना चाहते हैं? बाय डिजाइन, जैसा अभी इन्होंने ये बताया ही हमारे स्थानीय निवासी ने, कि वहाँ पे जो काम चल रहा है और जो कट बीच में दिया गया है, और बड़े वाहनों को लगातार हाईवे पे जाने के लिए वो टर्न, वहाँ से यू टर्न अगर वो लेते हैं, और जो ये हादसा जो स्पेसिफिक आज जो हुआ है, वो भी इसी कारण से हुआ है कि वो ट्रक सुबह 5:30 बजे जब वो टर्न ले रहे होंगे, तो गाड़ी अपने आप में इतनी बड़ी है वो व्हीकल, की उसको टर्न मैन्यूवर करने के लिए एक पूरा स्पेस जरूरत है और एक टाइम की जरूरत है। अचानक से एकदम से घुमा के वो टर्न नहीं ले सकते, उनको पूरा रोड वो ऑब्वियसली कवर करेंगे, तो उनको तभी वो टर्न कर सकते हैं इतने बड़े व्हीकल को इस हाईवे पे। और उधर से जो दूसरी तरफ से सामने से वाहन आ रहा है, अगर वो उसको कोई अगर कट बनाया है आपने बेसिकली, तो आपको ये आपने एक व्यक्ति को जाने की परमिशन दी है। एक्चुअली बाय डिजाइन कट है अभिषेक, या मेन मेड कट है? सर बाय डिजाइन नहीं, ये डिफॉल्ट
रोड कट है। हाँ, जो लोग आपस में खुद बना लेते रिंग हैं। रोड में जिससे तो जो ये- ट्रक आ रहे हैं वो मतलब रिंग रोड के ऊपर चढ़ सके। हाँ। कोटा तो के एक लिए तरह से ये रोड अवैध ऊपर कट चढ़ने भी के आपने हाँ। बना लिया, तो ऑब्वियसली आपने अवैध कट, अगर वहाँ ये कह लिए। रहे हैं और 2 साल से बना सबसे हुआ बड़ी है। बात सर जहाँ पे ये कट है उसके लेफ्ट साइड में तो स्कूल है और राइट साइड में पेट्रोल पंप है। अब दोनों इस चीज का शिकार हो गए। और ये शुक्र मानो कि ये घटना सुबह 5:30 बजे की है। अगर यही घटना सुबह 8 बजे या 9 बजे होती तो इससे भी बुरी स्थिति देखने को मिलती है हम लोगों को। तो करेक्ट ये- है, हाँ, प्रेरणा तो जी। इसीलिए जब अब एक तो वो अवैध कट है, और अगर वो कई मतलब करीब 2 सालों से अगर वो वहाँ किसी भी कारण से अगर वो बना हुआ है, तो वो वहाँ पे अगर सामने से जो वाहन आ रहा है, और खासतौर पे सुबह 5:30 बजे अंधेरा भी होगा, धुंध भी, सर्दी का मौसम है, और ड्राइवर में भी पॉसिबल कि लंबी दूरी से आ रहा है, तो उसको एक फटीग वाली कंडीशन में भी वो डेफिनेटली जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रेरणा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जी। मैं कर्नाटक और भी कई स्टेट्स हैं जिनकी न्यूज़ को फॉलो करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि ये जो एलपीजी वाले जो टैंकर्स होते हैं वो नाइट में चलते ही नहीं है, चल ही नहीं सकते हैं जी। कम से कम कर्नाटका में तो कमिश्नर ने उसे रोकने के लिए एक लेटर भी जारी किया था। इसे लेकर नेशन वाइड लॉ क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो एक स्टेट में है अमूमन उसी के आसपास का हर जगह होगा। मतलब टैंकर्स को सुबह चलना चाहिए, जो एलपीजी वाले टैंकर्स हैं। अच्छा, एक और चीज है, ईश्वर लाल जाट जी थोड़ा सा मेरे को यहां पर क्लियर करेंगे कि इस तरह की जो आग होती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब लोग कहेंगे फायर ब्रिगेड पहुंच गई का मतलब ये थोड़ा ना है कि वो पानी लेकर गैस की आग को या पेट्रोल की आग को बुझाने लगे। दूसरा, मौसम, सीजन जो इस वक्त का है वो भी ऐसी स्थितियों को कंट्रोल करने में या बिगाड़ने में एक बड़ा कारक होता है। ईश्वर लाल जी। जी हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है ऐसी फायर को कंट्रोल करना। एकदम से ये कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि गैस लीकेज होकर करीब 40 या वाहनों में आग लगी है, तो एकदम आधे पौन घंटे में कंट्रोल नहीं हो सकती। तो इसमें काफी समय लगता है। ये तो फायर ब्रिगेड खूब सारी आई, 20-30 फायर ब्रिगेड आ गई, तब जाके ये फायर ब्रिगेड कंट्रोल में हो गई। आज से करीब 2013 में भी ऐसा हादसा बीलपुर में हुआ था। उसमें भी ये सेम ही हादसा था। वहां भी गैस लीकेज हुई थी एक टैंकर से, और करीब 40-50 वाहन जले थे, 10-11 आदमी भी मरे थे। तो ऐसे हादसों में कंट्रोल एकदम नहीं हो सकता। इतना जरूर सर, आपको आईओसी वाली घटना भी याद होगी, राजस्थान ने देखा था किस तरह से आईओसी वाले घटनाक्रम में। मैं खुद ही मौजूद था आईओसी घटना के समय 2009 के अंदर। मैं खुद ही चीफ फायर ऑफिसर था, तब मैंने उसको कंट्रोल किया था। तो वो भी बहुत भयंकर हादसा था, लेकिन उसके बाद में ये सेकंड जयपुर के अंदर भयंकर हादसा है। अच्छा सर, ऐसे हादसे एक बार बीलपुर में हाँ जी। इसको अगर कंट्रोल करना है तो फोम की जरूरत है। अब फायर ब्रिगेड जब आती है तो वो पहले इनिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आती है, फिर वहां पर मौके को देखकर और भी संसाधन बुलाए जाते हैं। जी, मतलब क्या होता है कि जब भी मैसेज मिलता है बोले आग किस चीज में लगी है, तो फायर ब्रिगेड वाले उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे मान लीजिए उनको ये पता चले कि पेट्रोलियम पदार्थों में आग लगी है, तो वो जरूर फॉर्म लेके आएंगे। लेकिन वैसे एक्चुअली हर गाड़ी के पास में फॉर्म होता है, तो जरूरत पड़ती है तो उस फॉर्म को भी काम में ले लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वो जो तेल टैंकर था उसमें आग नहीं लगी, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा होता। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ठंड का महीना है, हवा वैसे ही रूटीन से थोड़ी भारी होती है, जमीन के पास की तरफ होती है, और उसमें अगर हम देखें मॉइस्ट भी होता है, जो गैस की फायर को या तो सस्टेन करने या और बड़ा रूप देने में एक कारक बन सकता है। ऐसे में ये हाँ, बोलिए बोलिए। ये क्या होता है, गैस वगैरह अभी सर्दी की वजह से ये एकदम ऊपर नहीं जाती है, नीचे ही ज्यादा फैलती है। एग्जैक्टली। ये लिक्विफाइड फॉर्म में थी, लिक्विफाइड फॉर्म में थी, तो ये नीचे निकलते ही धीरे धीरे निकल के और फिर एकदम फैल गई। और फिर इसमें एकदम क्या होता है, कहीं दूर तक जब ये फैल गई, अचानक इसमें कहीं आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है, और इससे ये आग ज्यादा इतने ट्रकों में और इतने सामान में और फैक्ट्री में जहां कहीं भी लगी है, इसी वजह से लगी। बिल्कुल। और इस तरह की घटना में अभिषेक देखिए, कितना फोम इज इनफ नहीं कहा जा सकता। वहां जब तक आग है आपको तब तक फोम की जरूरत पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं ईश्वर जी? ज्यादा जरूरत पड़ फॉर्म की तो वहीं जरूरत पड़ती है जहां पेट्रोलियम पदार्थ जैसे ये पेट्रोल हो, डीजल हो या कोई केमिकल हो, वहां जरूरत पड़ती है। गैस वगैरह में फॉर्म का इतना नहीं है। तो क्या है सर? गैस में तो पानी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। तो फिर सिर्फ इसके विकराल होने की वजह से इसको कंट्रोल करने में मुश्किल आई, मैं ऐसे समझूं? बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये एकदम फायर हो गई। जैसे आईओसी में हुआ था, वहां सारे वो टैंक 14 टैंक थे, वो ब्लास्ट हुए थे एक साथ।
वो जरूर उसके लिए पूरे के लिए फोम की आवश्यकता थी, लेकिन गैस की में क्या होता है कि एक बार लगते ही वो आग जल जाती है गैस से। ठीक है। पूरी गैस जब जल जाती है तो वहां आसपास में जो आग लगती है, जो ट्रकों में लगती है या कोई घरों में लगती है और लगती है, तो वहां वो सिचुएशन देखी जाती है कि हाँ फोम की जरूरत है या पाउडर की जरूरत है या साधारण पानी से भी अपन उस आग को बुझा सकते ठीक हैं। है। क्या अशोक राव जी मेरे साथ, अशोक राव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी अशोक राव जी रिटायर्ड एडिशनल आरटीओ हैं, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। अशोक जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले ये संदेश जाहिर किया, हो क्या ये एलपीजी के सिलेंडर्स नाइट में रोड पर उतर सकते हैं? नियम क्या कहता है इसके लिए? साहब इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। ये किसी भी टाइम कभी भी कोई भी ट्रक में या लेकर के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई इसका कोई ऐसा बना हुआ है कि ये ज्वलनशील पदार्थ लेके कोई नहीं जा सकता, इसके लिए नियम बनाने की जरूरत महसूस होती है। तो हर स्टेट के अलग नियम होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा कैसे नहीं होते। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, फिर कर्नाटका में ये नियम क्यों है कि रात के समय एलपीजी नहीं चलेंगे और राजस्थान में ये नियम क्यों है कि यहां चलेंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेट बना लिया होगा अपने लेवल के ऊपर, ओके, तो लागू कर दिया होगा। ठीक है। राजस्थान सरकार भी अगर ऐसा कोई स्टेप उठाती है तो वो भी रेस्ट्रिक्शन लागू किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं आगे भी अशोक जी आपके पास आऊंगा। अभिषेक एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं, आप लोगों के लिए तो रोज की बात है। अमूमन हर कोई, मतलब ये तो बड़ी गाड़ी थी इसलिए एक हादसा हो गया, छोटी गाड़ियां, साइकिल, बच्चे, ये सब यही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सबके साथ यही स्थिति है। मैं तो मतलब पिछले 2 साल से मैंने इतने दुर्घटना इस रोड पे देखी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर आप मैं नोट करने बैठ जाता ना, अगर उस समय से लेकर अब तक, तो आप खुद ताज्जुब करते कि ये आंकड़ा आया कहां से। नहीं लेकिन क्यों, मतलब सर कारण सिर्फ यही है, जैसे आप कह रहे हो कि इसके ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता, कानून बनाकर कर क्या लेंगे हम लोग? क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं उनकी पालना सुनिश्चित नहीं हो रही है। अगर उनकी पालना सुनिश्चित हो जाती तो शायद आज तक ये घटना देखने को ही नहीं मिलती हम लोगों को। आइडियलिस्टिक कंडीशन प्रेरणा जी ऐसी है कि 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, हाँ, गाड़ियों में जीपीएस होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि चीजों को ट्रैक किया जाए। ये आइडियलिस्टिक कंडीशन है। क्या ये बातें किसी को याद भी होंगी? देखिए मैं इसमें आपका वापस ध्यान आऊंगी, केवल एलपीजी जो सिलेंडर के ड्राइवर थे उनके साथ साथ जो दूसरी जो बस के जो, क्योंकि वो पैसेंजर व्हीकल था, ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके ड्राइवर, और इनफैक्ट इंडिया में ड्राइवर्स की जो खासतौर पे जो बड़े वाहनों के ड्राइवर्स हैं, कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, इंक्लूडिंग ट्रक्स, बसेज एंड ऑल दिस हैजार्डेड गुड्स, इनकी टाइम लिमिट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जनरली ये होता है कि 2 घंटे ही चलने के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी आईज, एक इसको हम हाईवे इम्पैक्ट कहते हैं, जब हाईवे पे चलते हैं रात में खासतौर पे ज्यादा, और मॉर्निंग आवर्स में 3 से 6 जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम होता है, क्योंकि नींद आती ही आती है आपको एक बार। और इस समय ये लॉन्ग टाइम जो ड्राइवर्स चलते हैं और कॉन्टिन्यूअस चलते हैं तो ये फटीग का शिकार होते ही हैं, और इनके रेस्टिंग को लेकर के कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। 8 घंटे से ज्यादा तो इनको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मतलब 2-2 घंटे में रेस्ट करना चाहिए। इनके रेस्टिंग रूम्स होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपरली ये उनको नोटिफाइड हो, उनका मॉनिटरिंग हो। वैसे आजकल टेक्निकली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, जो ये मालक चलाते हैं इसको, उनको जल्दी भेजना होता है वहाँ सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन, तो वो कई बार फोर्स भी करते हैं ड्राइवर्स को कि वो तेज चलें, जल्दी दूरी कवर करें, और उस चक्कर में ड्राइवर का जो अपना कॉन्शियस लेवल है वो कंट्रोल, और फिर इंजीनियरिंग जैसे आपने कहा, एनवायरमेंट और इंजीनियर वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस हादसे को बढ़ाने में। अगर कोई हादसा छोटा भी हो सकता था या तो हो ही नहीं सकता था, और हो भी गया तो उसको, जैसे आज वो इंजीनियरिंग हम अगर, और डेफिनेटली 2 ड्राइवर्स रात के समय तो 100% 2 ड्राइवर्स होने चाहिए। अगर हम रूटीन के नजरिए से देखें जी, मतलब हादसे की खबरें तो अमूमन आती रहती हैं, हम रूटीन के नजरिए से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है ड्राइवर को झपकी आ रही होगी, या हो सकता है ड्राइवर ने हड़बड़ी में या जल्दबाजी में वो शॉर्टकट लेने के लिए वहां से यू टर्न लिया या समथिंग। तो चलिए ठीक है, मान लिया कि ड्राइवर की गलती है। नहीं, मैं यहाँ ड्राइवर की गलती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कह रही हैं, मैं एक पल के लिए कि चलिए मान लिया कि ड्राइवर की गलती है,
तो क्या गलती उसकी नहीं है जो वहां पर नियम एनफोर्स नहीं कर रहा है? बिल्कुल, मैंने जैसा वही कहा कि अगर वो है तो क्या वो बाय लॉ किसी उसमें कवर होता है? क्या उसमें कोई सजा का प्रावधान है? मोटर वाहन अधिनियम जो है 1998 वो इन सभी तरह पूरे ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स बने हुए हैं, और नहीं बने हुए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे बनाती है उनको, और उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की है सड़क पे। और लेकिन उसके साथ साथ अभी मोटर वाहन अधिनियम के जो 2019 में अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें इंजीनियरिंग जो डिफेक्ट्स की वजह से अगर वहां कारण बन रहा है, वो एक कंट्रीब्यूट कर रहा है उस दुर्घटना को होने में, तो सेक्शन 198 में कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कभी किसी रोड एक्सीडेंट के लिए कोई जांच कमेटी बनी हो? मुझे तो अभी तक ध्यान नहीं है मेरी जानकारी में कि बहुत स्पेसिफिकली रोड इंजीनियरिंग डिजाइन को लेकर के इस तरह के बुक किए गए हो या केसेस में उनका नाम दर्ज किया हो, अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। ठीक है अभिषेक, एक शॉर्ट कमेंट मैं इस पे भी लेना चाहता हूं। कभी किसी एक्सीडेंट पर कोई जांच कमेटी बनी हो और आपने उसमें रूटीन नामों से इतर किसी के बारे में सुना हो कि नहीं इसको भी जिम्मेदार पाया गया? सर मेरी नजर में तो आज नहीं, तक क्योंकि कोई- प्रशासन बोल देना एक बहुत मालूम, एक तो क्लीशे एंगल है और बहुत साधारण सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मेरी नजर में तो आज तक बिल्कुल भी मतलब ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी भी सड़क दुर्घटना को लेकर कोई जांच कमेटी बनी है। बाई चांस अगर कोई जांच कमेटी बनी भी है तो उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक के सामने आई भी नहीं है। अच्छा, ब्लैक स्पॉट्स और ब्लाइंड स्पॉट्स और ये सारी जो चीजें बोली जाती हैं उससे इतर ये स्पॉट है, ये रूटीन देखिए, का मैं आपको स्पॉट यहाँ पे एक और आप ब्लैक स्पॉट लाएं तो मैं क्लियर करना चाहूँ, ब्लैक स्पॉट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट कमेटी की एक डायरेक्शन की वजह से, जहाँ किसी स्पॉट पे 10 मौतें एक पूरे साल में अगर हो जाती है तो उसको माना जाता है। लेकिन उसके अलावा एक रिस्क स्पॉट्स भी होते हैं जो जैसे ये स्पॉट एक्सीडेंट प्रोन, जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, पर्टिकुलर ये पूरा अजमेर रोड आज की तारीख में ये रिस्क स्पॉट्स इस देश में बहुत सारे हैं जो किसी डेफिनेशन में नहीं आ पाते हैं, और वहाँ पे ये इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट ड्राइवर का बिहेवियर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अजमेर रोड का जो 200 फीट चौराहा है, आज जाके शाम को 7-6 बजे बाद आप कभी भी जाके देख लेना वहां की स्थिति क्या होती है। मतलब ये स्थिति है कि कभी भी कोई भी बड़ा दुर्घटना हो जाए ना तो वहां पे इतनी तगड़ी जान माल की हानि होगी कि जिसकी कोई समय सीमा नहीं बचेगी। ठीक है अशोक राव जी, मैं आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोड देखने के बाद हम ये जांचने की, ये परखने की कोशिश नहीं कर सकते कि ये हिस्सा या ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है या ये एक रिस्क पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल, ये इसके लिए कमेटी बाकायदा बनी हुई है और वो कमेटी इसके जांच भी करती है, और जांच करने के बाद में उसको रेक्टिफाई करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो लेकिन अशोक जी, आपका जितना लंबा अनुभव रहा है इस डिपार्टमेंट में, उसके आधार पर मैं पूछ रहा हूं कि बड़े हादसे तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या कभी कोई इंजीनियर या उस लेवल का अधिकारी जो डिपार्टमेंट से जुड़ा हो वो एज अ जिम्मेदार सामने आया है या किसी भी उसमें नाम उसका आता है? देखिए साहब, इसमें ऐसा है स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं जी, इसमें इंजीनियरिंग साइड में पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर से लगे हुए रहते हैं, साथ में कमेटी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासन विभाग के नहीं, लेकिन सर कुछ तो नेग्लिजेंसी है ना। आप देखिए वहां पर वो जो यू टर्न बना है वो मैन मेड है, वो गवर्नमेंट मेड नहीं है। करते हैं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो यू टर्न बना है वो गवर्नमेंट मेड या एजेंसी मेड नहीं है, वो मैन मेड है। मतलब लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उस यू टर्न को बना लिया, तो उस पर किसी की नजर भी नहीं पड़ी। ये नेग्लिजेंसी तो है ना, ये नेग्लिजेंसी भी तो एक कारण होगी एक्सीडेंट का। नहीं, यू टर्न तो नहीं बना सकते साहब, ये बनाया हुआ होगा तो कोई भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बना होगा, ये ऐसे बनाए नहीं जा सकते हैं। इतने सालों से तो चल रहा है वो। देखने की बात यह है कि यू टर्न लेने के लिए वो रोड में हाईवे है, वो ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर कट कैसे बना हुआ है, और अगर बना हुआ भी है तो उसके अंदर ब्लिंकिंग लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि रात के टाइम या सुबह के टाइम या फॉग के टाइम के अंदर जो भी ट्रैफिक चल रहा है, जो भी वाहन चल रहे हैं। तो मैं फिर एक बार फिर कहूंगा अभिषेक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वो जो यू टर्न वाली बात है या जो कट वाली बात है, वो साइड की रोड से हाईवे पर चढ़ने के लिए, रिंग रोड पे चढ़ने के लिए रिंग रोड, जो अजमेर से जितने भी वाहन आते हैं ना, जिसको या तो कंक्रीट का है, क्या है, मुआना मंडी जाना हो या टोंक जाना हो या कोटा जाना हो या आगरा जाना हो, तो वो सभी लोग वहीं से ही कट मार के रिंग रोड पे ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, तो वो मतलब उखड़ा हुआ है, बना हुआ है, कंक्रीटेड है, उखड़ा हुआ है ना। हाँ, एग्जैक्टली। और एक चीज और जो महापुरा का जो मेन कट है ना, उससे मात्र 500 किलोमीटर आगे है। अच्छा, ये एक और चीज है, आप ये देखिए कि चीजें कंट्रोल में लाई गई नहीं तो ये बड़ा हादसा और बड़ा, बल्कि और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कुछ दूरी पर और भी
टैंकर्स खड़े थे। उसके अलावा कई पेट्रोल पंप्स भी आसपास भी हैं। गैस की पाइपलाइन भी है वहां पे। एग्जैक्टली। ईश्वरलाल जाट जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें बस आग पर कंट्रोल कर लिया और वहां पर काम खत्म, या उसके बाद भी कुछ बचता है? जी, आग पे कंट्रोल करने के बाद में फायर ब्रिगेड का तो कोई काम नहीं बचता है, वो तो अपने स्थान पे चले जाते हैं, क्योंकि और भी इंसिडेंट हो सकते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने जो ये तो नोट किया हो, मान अन्य लीजिए एक ऑफिसर के तौर पे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने अगर कुछ नोट किया है और वो उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना चाहते हैं, तो वो स्टैंड करेगा? हाँ, ये करना चाहिए उनको, मेरी नॉलेज में आई है करना चाहिए और स्टैंड भी होना चाहिए। मैं एक बीच में बात बताऊं आपको। हाँ। एक तो क्या है कि उस साइड में कोई फायर स्टेशन नहीं है पास में। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गाड़ियां आती हैं, मानसरोवर से आती है, तो मेरा ये कहना है कि बागरोटा के आसपास में एक बड़ी फायर स्टेशन और होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। बहुत सारी गाड़ियां होते हैं, कभी भी वहां कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये तो गैस का हुआ है, और भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो ये जो दुर्घटना स्थल है उसके आसपास में एक फायर स्टेशन और होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सजेशन है। क्या बोल रहे हैं अभिषेक, एक बार शॉर्ट में बोलिए। मैं जो ये कह रहे थे कि भाई जो एक फायर स्टेशन वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आगे जो जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव वहाँ पे बढ़ता जा रहा है जिस कदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड ऑफिस होना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अब जैसे मापुरा के अंदर महिंद्रा से डेवलप हो रहा है, तो उससे भी काफी भीड़ बढ़ रही है। उसके आगे भी तो टोल टैक्स तक मतलब इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है उस एरिया के अंदर कि जिसकी मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए ईश्वर जी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगी। हाँ। जयपुर में वर्तमान में सिटी के हिसाब से न तो फायर स्टेशन है और ज्यादा फायर की गाड़ियां भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस मामले में भी गवर्नमेंट को फायर ब्रिगेड के जो है ना नए व्हीकल्स वगैरह और बड़ी जो टीटीएल लेडर्स हैं, बड़े जो बजट भी बढ़ाना चाहिए, लेडर हैं, वो होने चाहिए। बिल्कुल, बजट भी बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दौराई नहीं है। प्रेरणा जी, मेरा आखिरी सवाल। काफी पैसा है, काफी पैसा है। नगर निगम के पास भी है, जेडीए के पास भी है, क्योंकि काफी ज्यादा फायर सेस से पैसा आता है। पैसा बहुत है इनके पास, तो ये इनको नई फायर ब्रिगेड जयपुर के लिए स्पेशल खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सिटी हो गई है। ठीक है, वो पहले वाली बात तो है नहीं, मेरे वाले समय की। ठीक है, तो ये है बात। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है। ये सारी बातें जब उठी हैं तो हम रोड पर पड़ने वाले दबाव को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठंड का महीना है, सुबह गाड़ियां कम थी। अगर गर्मी का महीना होता तो ये ट्रैफिक का दबाव और ज़्यादा होता। मैं आपसे लास्टली ये पूछना चाहता हूँ, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या सजेशन आप थ्रो करना चाहोगे इन जनरल? देखिए, बेसिकली जैसा इन्होंने कहा कि स्कूल है वहाँ पर, तो बहुत सारे बच्चे, जैसा आपने कहा कि अगर समय थोड़ा सा अंतर होता उसमें और 7 बजे होता 5:30 की बजाय, तो वहाँ बच्चों की आवाजाही, बच्चों की स्कूल बसेस वगैरह भी होती। तो ऐसे बेसिकली भारत सरकार ने मोटर वाहन ड्राइविंग रूल्स के अंदर 16.5 में ये स्पेसिफाई कर रखा है कि जो भी स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, पेडेस्ट्रियन प्लेसेस हैं, वहाँ उसके आसपास गति सीमा 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी वाहन के लिए और किसी भी सड़क पे। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ उस, और खासतौर पे वो अवैध कट था या जैसा भी कट है, उसके आसपास वहाँ पे स्पीड कामिंग मेजर्स के कोई भी दिशा निर्देश हमारे अभी तक फिलहाल इंटरसेक्शंस पे नहीं बने हुए हैं। तो मेरा इस थ्रू ये सजेशन है कि कम से कम पहले इस स्पीड लिमिट और स्पीड कामिंग, ट्रैफिक कामिंग के जो रोड इंजीनियरिंग वाले फैक्टर्स हैं, उनको खास तौर पे इंटरसेक्शंस पे जहां कनेक्टिंग लिंक्स हैं, जहां से गाड़ियां 3-4 या 2 गाड़ियां आपस में संभावना है टकराने की, रिस्क स्पॉट्स हैं, उनको पहली प्रायोरिटी पे लेकर के उनके डिजाइन्स को और उनकी स्पीड कामिंग को ठीक किया जाए। और फिर जैसा फायर ब्रिगेड के अभी सर ने कहा, डेफिनेटली हमें इवन फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज की संख्या दोनों हमें वहां पे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सभी से विदा लेने से पहले और आप सभी को शुक्रिया कहने से पहले मैं बता दूं, मेरे साथ देवेंद्र सिंह जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ऑफ राजस्थान के। देवेंद्र सिंह जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार जी, नमस्कार, सुन रहा हूं सर। जी देवेंद्र जी, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। ये इस तरह के जो टैंकर्स होते हैं, क्या उनमें जीपीएस लगा होता है? क्या उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है कि वो नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और क्या नाइट में ऐसे टैंकर्स का निकलना आम बात है? नहीं, मैं आपके नॉलेज, आपके चैनल के मार्फत में बताना चाह रहा हूँ कि इनमें जितने भी टैंकर्स होते हैं, इनमें जीपीएस लगा हुआ होता है। हाँ। और एज पर गाइडलाइंस, पैसों की गाइडलाइंस है जो
मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है ये पेट्रो डिपार्टमेंट, जो इसकी सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को देखता है। उसमें ये सिस्टम है कि ये सूर्य की रोशनी से ही गाड़ियां चलेगी, मतलब सूर्य जब उदय होता है जब गाड़ी चलेगी, एग्जैक्टली, और सूर्य अस्त के बाद गाड़ी नहीं बंद हो जाती है गाड़ियां। हाँ, हाँ, और हाँ। रात को कोई ट्रांसपोर्टर नहीं चलता है, मैं आपको बता दूं। तो ये आज जो टैंकर चल रहा था वो तो वैसे ही नियम से गलत था। देखिए ऐसा है कि ये हादसा शायद अब मेरी नॉलेज में आया है कि सुबह 6 बजे चालू हुआ है। 5 बजे, 5 बजे, 5:15 साढ़े 5:30 पाँच बजे। हाँ। 5:30 हाँ, 5:30 बजे। हाँ। तो कायदे से एक्चुअल में क्या है कि अभी सर्दियों की वजह से धुंध भी चल रही थी, हाँ। और इस वजह से वहाँ जो हादसा हुआ है ना, वो उसका वो हादसे का मेन कारण तो ये हुआ है कि लंबा टैंकर था, टैंकर टर्न कर रहा था और सामने से आके ट्रक ने टक्कर मारी, हाँ। और वो टक्कर ऐसी मारी उससे उसका वॉल लीकेज हुआ है। और नहीं, लेकिन सर उस जगह से उसको टर्न करना ही नहीं था, वो जगह टर्न के लिए ऑफिशियली अलॉटेड ही नहीं थी। यस, मैं भी यही कह रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि साहब आप भी जानते हैं कि हाईवे से दूसरे हाईवे पे कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से एक ब्रिज बनाया जाता है, वो ब्रिज नहीं था इसमें, और ये एक्चुअल में गलत टर्न कर रहा था। हाँ। और सामने वाला ट्रक क्योंकि धुंध भी थी तो हो सकता है इस वजह से उसको दिखा नहीं होगा। नहीं, लेकिन सर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को कि जब अगर सूर्योदय से पहले वो चल ही नहीं सकता, वो कहीं से तो चल रहा था, उसे कहीं तो रोका जाना चाहिए था। और क्या उस जीपीएस को कोई मॉनिटर कर रहा होगा, कंपनी मॉनिटर कर रही होगी कि ये रात में चल क्यों रहा है भाई? ये भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर था, और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। हाँ। वो जीपीएस को इनको चेक भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और अभी मेरे पास न्यूज आई है कि भारत पेट्रोलियम के टेरिटरी मैनेजर ने अभी कलेक्टर को कुछ फंड इस मुआवजे के रूप में उन्होंने ट्रांसफर किया है कलेक्टर को। ये भी नॉलेज में आया अभी। ये तो कोई बात नहीं सौदा हुई, कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।